मूविंग फॉरवर्ड, व्हाट इज इक्विटी रिसर्च। सो मैंने आपको बिजनेस समझा दिया है कि बिजनेस कैसे डिकोड करते हैं। जब आपके आपके फ्रेंड के स्टार्टअप पे इन्वेस्ट करते हैं तो क्या क्या क्वेश्चन आपके दिमाग में आते हैं, तब जाकर के आप पैसा लगाते हो, राइट। सिमिलरली यहाँ पे क्या होता है ना, इट इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ स्टार्टअप। या यहाँ पे मार्केट में क्या है ना कि अराउंड 6,000 के ऊपर स्टॉक लिस्टेड है। एंड आईपीओ तो अब जब मार्केट में बुल रन होता है तो आईपीओ दबा के आते हैं, जब बुल रन नहीं रहता, बेयर रन रहता तो आईपीओ नहीं आते। अभी तो बहुत सारे आईपीओ आ रहे हैं। सो 6,000 के ऊपर लिस्टेड स्टॉक है। तो हम इन रिटेल इन्वेस्टर को समझ में नहीं आता कि कौन से स्टॉक को पिकअप करें और कौन से स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करें जहां पे मेरा पैसा सेफ रहे एंड इजिली आई कैन जनरेट 18% CAGR। ऑलवेज कीप योर एक्सपेक्टेशन मिनिमम एंड ऑलवेज गिव एक्सपेक्टेशन टू योर क्लाइंट। अगर आप फाइनेंशियल एनालिस्ट या इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट बनोगे तो अपने क्लाइंट्स को भी एक ऑप्टिमिस्टिक या मैं कहूँ रियलिस्टिक नंबर प्रोवाइड करो कि सर आसानी से आप इक्विटी मार्केट से 16 to 20% का आपको एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए। डोंट एक्सपेक्ट 50%, अदरवाइज यू माइट बी जनरेटिंग, बट ऑलवेज गिव अ गुड नंबर जो कि एक तरह से अचीवेबल है। 16 to 18% व्हाट इज वन शुड एक्सपेक्ट, लाइक वॉरेन बफेट और चार्ली मुंगर व्हाट दे आर प्लानिंग कि भाई इतना रिटर्न मिला, सो दैट इज फाइन। सो यहाँ पे है कि 6,000 स्टॉक लिस्टेड है। प्लेटफॉर्म कौन से यूज करने हैं, कैसे रिसर्च करने हैं, राइट। रिसर्च नथिंग बट यहाँ पे कुछ नहीं, एनालाइजिंग द कंपनी डिटेल्स थ्रू वेरियस रिसोर्स प्रोवाइडेड बाय कंपनी सच एज एनुअल रिपोर्ट। तो जैसे कि आप तो अपने फ्रेंड से पूछ सकते हो, राइट, अपने कलीग से पूछ सकते हो जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे 6,000 कंपनी से जाकर के तो आप पूछोगे नहीं। सो दे, इसमें क्या होता है कि कंपनीज दे रिलीज देयर एनुअल रिपोर्ट, मतलब साल भर का एक रिपोर्ट 200-250 पेज का रहता है जिसके अंदर वो सब कुछ बताते हैं। उनका विजन क्या है, उनका मिशन क्या है, उनके पास प्रॉफिट कितना है, उनके पास लॉस कितना, उनका मार्केट कैसा चल रहा है, प्रोडक्ट क्या बनाते हैं, उनका ग्रोथ स्टोरी क्या है, हर एक चीज, राइट। उनके कॉम्पिटिटर कौन कौन से, आगे ग्रोथ स्टोरी क्या है, दे टॉक अबाउट एवरी स्टफ, राइट। तो वही चीज सबके लिए अवेलेबल है एंड उसी बेसिस पे वी डू अ इन्वेस्टमेंट। सो यहाँ पे प्लेटफॉर्म क्या क्या है थोड़ा सा मैं ये आपको शो कर देता हूँ। जैसे कि पीपल थिंक्स कि जिसको अकाउंटिंग अच्छे से आता है वही फाइनेंशियल एनालिस्ट या इक्विटी रिसर्च का काम कर सकता है या इन्वेस्ट कर सकता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इट इज, अकाउंटिंग एक बिजनेस लैंग्वेज है, तो हमको अकाउंटिंग करना नहीं है, हमको अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजी को समझना है, राइट। जैसे मैंने आपको बताया वर्किंग कैपिटल क्या होता है, कैपेक्स क्या होता है, डीलेवरेजिंग क्या होता है, डू पॉइंट एनालिसिस क्या होता है, वैल्यूएशन क्या होता है, पी मल्टीपल्स क्या होता है ना, इसको हमें सिंपल टर्म में डिकोड करना है बिकॉज वी वांट टू जस्ट मेक मनी बाय अंडरस्टैंडिंग अ कंसेप्ट। वो जो टर्मिनोलॉजीज को समझना है, राइट। डीसीएफ कैश फ्लो कब इंक्रीज होगा, CWIP कब इंक्रीज होगा, उससे क्या फर्क पड़ेगा, अगर फिक्स एसेट साइज इंक्रीज हो तो क्या है, ये सारी की सारी चीजें, राइट। तो ये चीजें हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मुझे यहाँ पे सिंपल में देखना है तो आई विल टेक यू देयर। सो यहाँ पे हमने, ये आपका स्क्रीनर है, यूज करना है। सो यहाँ पे कोई कंपनी जस्ट मैं सर्च कर लेता हूँ फॉर नाउ, एलिकॉन इंजीनियरिंग, गियर बॉक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। सो यहाँ पे इतना सारा चीजें, मार्केट कैप, यहाँ पे स्टॉक पी। सो पीपल वुड नॉट अंडरस्टैंड फॉर नाउ, स्टॉक पी क्या होता है नहीं पता, बुक वैल्यू क्या है नहीं पता, डिविडेंड यील्ड क्या होता है नहीं पता, ROC क्या, रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, प्राइस टू बुक वैल्यू, पेग रेशियो क्या होता है, ईवी टू इबिटा मल्टीपल्स क्या होता है, डेट टू इबिटा क्यों देखते हैं हम, CFO टू इबिटा क्या है, CWIP क्या है, ROIC क्या है, वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या है, एसेट टर्नओवर का मतलब क्या है। सो ये सारा चीज नहीं समझ में आता है लोगों को, राइट। उसके बाद यहाँ पे और भी चीजें हैं कि ये कंपनी का एक्सपेंस, ऑपरेटिंग मार्जिन, अदर इनकम क्या होता है, पी मल्टीपल कैलकुलेट करते टाइम अदर इनकम कंसीडर करना चाहिए कि नहीं, राइट। डिप्रिसिएशन अगर इंक्रीज हो रहा है इससे क्या फर्क पड़ सकता है कंपनी को, और डिप्रिसिएशन क्यों बढ़ रहा है, क्या उसके बेनिफिट लॉन्ग रन में हो सकते हैं, राइट। कंपनी क्यों आगे कैसे करने वाली है, कंपनी का फिक्स एसेट साइज कितने से ग्रो होने वाला है, राइट। एवरीथिंग वी आर इंटरेस्टेड इन नोइंग कि कंपनी ऐसा क्या कर रहा है जिससे कंपनी लॉन्ग रन में ग्रो हो सकता है, डेट इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, बोरिंग्स क्यों कम हो गया, कंपनी कहाँ से पैसा ला रहा है, राइट। ये बैलेंस शीट हो गया, कैश फ्लो हो गया, रेशियोज हो गए, राइट। वी डोंट नो, ये सारा का सारा चीज आपको करना है। ये तो एक स्टॉक हमको पता है, लेकिन देर आर 6,000 कंपनीज, राइट। तो 6,000 कंपनीज में से वो हम दो स्टॉक्स को कैसे फिल्टर आउट करें, दैट इज द मेन क्वेश्चन। वो दो स्टॉक्स को कैसे फिल्टर आउट करें एंड सो दैट हम उसमें इन्वेस्ट कर सकें, राइट। सो उसके लिए लोग क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं। जैसे कि स्क्रीनर पे मैंने यहाँ पे फिनकरो का कुछ स्क्रीन बना करके रखा है, केपेक्स ग्रोइंग, केपेक्स ग्रोथ एंड एक्सपांडिंग मार्जिन। तो मैंने यहाँ पे रखा है कि जो कंपनी का फिक्स एसेट्स बढ़ रहा है और मार्जिन भी इंप्रूव हो रहा है।
सो ऐसी कंपनीज का लिस्ट दे दो, तो मेरे पास ये कंपनीज के लिस्ट आ गए। या फिर फॉलिंग डेट विद राइजिंग इफिशियंसी, तो ऐसी कंपनीज दे दो। तो इतनी सारी कंपनी आ गई, देखो अब यहाँ पे लिस्ट ही लिस्ट है। अब मुझे एक एक करके ओपन करके देखना पड़ेगा। यहाँ पे हमने को मतलब ये लिखा हुआ है, कंडीशंस लिखा हुआ है। तो ये कैसे करते हैं? ये सारा का सारा चीज इक्विटी रिसर्च का पार्ट है, क्योंकि स्टॉक आइडेंटिफाई करना ही सबसे मुश्किल और टास्क डिफिकल्ट टास्क है। अगर आपने वो आइडेंटिफाई कर लिया तो हम आगे बढ़ेंगे। अब ये सारा का सारा चीज मैंने आपको बताया ना, जस्ट बेसिक बताया कि क्या होता है। इसको हम डीप में जाने वाले, एक एक चीज को, यहाँ पे ईपीएस क्या होता है, ईवीटी बिटा क्या होता है, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस, बिकॉज दिस इज इंटेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम, राइट। तो ये सारा का सारा चीज है कि फोकस करना है, राइट। ये सारा का सारा इक्विटी रिसर्च का आता है। एंड उसके बाद ही स्टॉक रिकमेंडेशन आता है। उसके अंदर भी वैल्यूएशन होता है, डीसीएफ मेथड होता है, रिलेटिव वैल्यूएशन मेथड होता है, ऑप्शन प्राइसिंग मेथड्स होते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे हम स्टॉक्स को वैल्यूएशन कंसिडर करके अब इसमें एंटर करना है। एंड as you know, I'm a techno funda analyst, so I have a deep knowledge of fundamental research and technical research. So I know when to enter in that stock also is very matter, और कब stocks exit करना चाहिए वो भी बहुत मैटर करता है। तो उसके लिए we take help of technical also, right। ये सारा का सारा combine करके you become a very good equity research analyst, right। तो equity research के सारे parts आते हैं। अब इक्विटी रिसर्च इंपॉर्टेंट क्यों होता है, या फिर लोग जो टिप पे ले लेते हैं वो क्यों इंपॉर्टेंट है? अब तो इतना नहीं होता है स्कैम, लेकिन पहले का थोड़ा सा हम केस स्टडीज अभी भी आप कंसिडर करना, मैं दिखा दूंगा अभी भी जब हम चालू करेंगे सारे के सारे चीज डिटेल में। ये तो फर्स्ट लेक्चर है। सो कुक्ड हिस्ट्री, यहाँ पे सत्यम स्कैंडल आपको याद होगा कि 2009 के आसपास ये बाहर आया था, जहां पे वो क्या कर रहे थे, अपने रेवेन्यू को इन्फ्लेट कर रहे थे। ऑडिटर जो थे उनके, जो बिग फोर होने के बाद भी, जो नाम नहीं लेंगे, बिग फोर से बिलोंग करते हैं, दे वर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई कि क्या स्कैम चल रहा है। फेक इनवॉइसेस उन्होंने रेज किया था, कैश रिजर्व उनके बैंक में काफी दिखा रहे थे, राइट। एंड उसमें जो रामालिंगम राजू था, ऑब्जर्व जो उन्होंने उस टाइम पे देखा 2008 में कि रियल स्टेट का बूम आने वाला है, राइट। ही स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन बाइंग प्रॉपर्टीज एंड एवरीथिंग इन द नेम ऑफ माइथस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड माइथस प्रॉपर्टीज करके, और पूरा का पूरा पैसा वहां पे मूव आउट कर रहे थे। एंड सडनली वन डे 2009 में, मतलब जब उनका $1 बिलियन की कंपनी, मतलब प्रॉफिट में जनरेट करके दिखा रहे थे $1 बिलियन, दैट इज अ ह्यूज नंबर, राइट। सो बहुत ज्यादा कुक कर चुके थे उन्होंने, मतलब रेवेन्यू इनवॉइसेस सारे के सारे फेक थे। ये कैसे आइडेंटिफाई करना था? तो उस टाइम पे ये बाहर आया, तो इसके लिए उस टाइम पे कंपनीज के रिपोर्ट को पढ़ना बहुत जरूरी है। उस टाइम पे उन्होंने जो इनवाइसेस थे वो फेक थे, कैश रिजर्व जो उन्होंने दिखाया था बैलेंस शीट पे वो भी एक तरह से फेक था, राइट। रेवेन्यू भी काफी ज्यादा इन्फ्लेटेड था। जिस सारा का सारा चीज आपको फ्रॉड अकाउंटिंग जो हमारे इसमें है, तो हम आपको सिखाएंगे कैसे देखते हैं। वन मोर केस वॉज एबीजी शिपयार्ड, जिसमें 22,848 करोड़ का स्कैम किया था दो ब्रदर्स ने, जहां पे उन्होंने 28 डिफरेंट बैंक से लोन लिया था, राइट। बैंक से लोन लिया था, और उनका जो ऑडिटिंग किया गया था अर्न्स्ट एंड यंग कंपनी के द्वारा 2012 और 17 में, उन्होंने आइडेंटिफाई किया था कि उन्होंने ये फ्रॉड किया है। उन्होंने वो लोन लिया है एंड वो पैसा कभी यूज ही नहीं किया। दे हैव इन्वेस्टेड इनटू सब्सिडरी और शेल कंपनीज में बाहर में, मनी लॉन्ड्रिंग जैसा। तो वो पैसा ले तो रहे थे कंपनी के अंदर, इन्वेस्ट करें कंपनी को ग्रो करने के लिए, बट दैट मनी दे वर यूटिलाइजिंग इट फॉर देयर थर्ड शेल कंपनी, वहां पे इन्वेस्ट करने के लिए। तो देयर वाज अ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, तो वो उसको हाईलाइट मतलब नहीं कर रहे थे। तो ये सारा का सारा फ्रॉड भी आ गया। तो आपको समझना पड़ेगा कि फ्रॉड अकाउंटिंग कैसे करते हैं, कौन कौन से मेट्रिक्स बहुत मैटर करते हैं, एनुअल रिपोर्ट्स में नोट्स को कैसे पढ़ते हैं, रिलेटिव पार्टी ट्रांजैक्शन को कैसे चेक करते हैं, कहाँ पे जाकर के देखते हैं, कितना परसेंटेज होना चाहिए ओवरऑल जो अपने डेट पैरेंट कंपनी के लिए रेस किया हुआ है। एंड ऑफ कोर्स अ पीएसयू बैंक, लाइक हर पीएसयू बैंक का एक स्टोरी है आपका, जहाँ पे स्कैम हुआ ही हुआ है, ठीक है। सो आई ऑलवेज ट्राई टू अवॉइड अ पीएसयू बैंक। अभी तो फिलहाल ग्रोथ स्टोरी है, आपको एनपीएस काफी क्लियर नजर आएंगे, राइट, फॉर नेक्स्ट 3 इयर्स 5 इयर्स। लेकिन जितना ग्रोथ स्टोरी इंडिया में है, तो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू, जितने भी कंपनीज हैं दे आर गोइंग टू बोरो मनी फ्रॉम दिस बैंक, तो उनके एयूएम आपको बड़े दिखाई देंगे, एडवांस लोन्स काफी ऊपर दिखाई देंगे, देन मार्जिन काफी अच्छे दिखाई देंगे, ग्रोथ अच्छा दिखाई देगा। बट आफ्टर 10 years डाउन द लाइन अगेन जो पीएसयू बैंक है दे विल सफर, बिकॉज वो रिपेमेंट शायद नहीं कर पाए, क्योंकि अब ये लोन देते जाएंगे, ग्रोथ स्टोरी है चल रहा है इसके लिए, लोन देते जा रहे हैं, इसके लिए दे आर सीइंग ईयर ऑन ईयर ग्रोथ काफी बेहतर है,
राइट। सो ये सारे जो कुक्ड हिस्ट्री है, और भी नए कंपनीज में भी होगा, जो रिसीवेबल सेल्स निकालेंगे, सीएफओ टू इबिटा निकालेंगे, ऑडिटर की सैलरी कितनी, ऑडिटर कब से उस कंपनी में काम कर रहा है, राइट, उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, हर एक चीज को हमें जानना पड़ता है एज अ फ्रॉड अकाउंटिंग के अंदर में, तो वो भी हमने कंसिडर किया है। फिर आता है लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, जो कि एक अकाउंटिंग है, राइट। सो यहाँ सॉरी, यहाँ पे एक्चुअली लैंग्वेज ऑफ बिजनेस था, तो लैंग्वेज ऑफ अकाउंटिंग हमको परिभाषा उसको सिंपल टर्म में समझना है। हमको ये नहीं समझना है कि डेबिट इतना हुआ, क्रेडिट इतना हुआ, तो उसके अंदर में ये पैसा यहाँ से यहाँ मूव होगा, बिल्कुल नहीं। आवर वर्क इज टू आइडेंटिफाई बिजनेस को, हमने समझ लिया अच्छी तरीके से कि ये बिजनेस कंपनी फलाना ये करता है। अब समझने के लिए भी सिंपल तौर पे, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आ जाता हूँ किसी कंपनी को, जैसे कि मैं एलिकॉन मैंने सर्च किया था, जस्ट फॉर यहाँ पे कोई रिकमेंडेशन नहीं है, एलिकॉन। सो यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ, एलिकॉन इंजीनियरिंग इनकॉर्पोरेटेड इन 1960, इन्वॉल्व इन द डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट एंड एयरक्राफ्ट कैरियर थ्रू एक्विजिशन, राइट, एक्विजिशन भी किया है, एंड गियर बॉक्स ही मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, बिकॉज आई नो दिस बिजनेस वेरी वेल, क्योंकि इसके ऊपर मैंने काफी डिटेल रिसर्च किया हुआ है, राइट। इनकी ग्रोथ स्टोरी टोटली डिपेंडेंट ऑन जो कैपेक्स चल रहा है मार्केट के अंदर में, दे हैव ऑलमोस्ट मार्केट में ऑलमोस्ट 36% मार्केट शेयर है, वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल गियर मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। कैपेक्स स्टोरी चल रहा है, 65% बिजनेस इंडिया से आता है, 35% बाहर से आता है। क्लाइंट बेस भी काफी बड़े बड़े, अल्ट्राटेक सीमेंट हो गया, श्री सीमेंट हो गया, वंडर सीमेंट हो गया, एनटीपीसी, देयर आर वेरियस थर्मल पावर, मतलब हर एक अलग अलग इंडस्ट्री में जहाँ पे भी गियर बॉक्स मैन्युफैक्चरिंग मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है, वहाँ पे दे अभी के टाइम पे दे होल्डिंग अ वेरी गुड ऑर्डर बुक ऑल्सो। मैंने आपको यहाँ पे ब्रीफ बताया कौन कौन सी इंडस्ट्री से बिजनेस आता है। स्टील से 20%, शुगर से 16%, सीमेंट से 11%, पावर से 7%, माइनिंग से 5%, अदर से 41%, तो वेल डाइवर्सिफाइड। तो मैंने आपको ये क्यों दिखाया एज ऑफ नाउ, मैं आपको ये डिटेल में चीज सिखाने वाला हूँ, लेकिन फिलहाल के लिए जो हमारा वाई इक्विटी एनालिसिस, व्हाट इज इक्विटी रिसर्च, ये मैंने आपको ब्रीफ बताया कि आपने बिजनेस को फॉर एग्जांपल समझ लिया, लेकिन बिजनेस का रिपोर्ट हम बनाते कम से कम 30 30 40 40 पेज का भी रिपोर्ट होता है उसको समझने के लिए, क्योंकि बिजनेस जिसने समझ लिया ना, बाकी मेट्रिक को धीरे धीरे करके समझ ही जाएगा, राइट। सो यहाँ पे मैंने आपको बिजनेस समझा दिया कि बिजनेस कैसे, फॉर एग्जाम्पल आपने समझ लिया, उसके बाद इस कंपनी मेकिंग मनी रियली, मैंने बता दिया मेरा बिजनेस बहुत अच्छा है, वेरी इंटरेस्टिंग बिजनेस है, राइट। एंड चाइना में अभी वो फिलहाल कोलैप्स हो रहा है, तो वो बिजनेस यहाँ पे इंडिया में उभरेगा, राइट। लेकिन क्या आपका बिजनेस पैसा बना रहा है, क्या आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर रहे हो, या फिर आप सत्यम स्कैम की तरह फेक इनवॉइसेस रेज कर रहे हो, कैश रिजर्व्स को बढ़ा करके दिखा रहे हो, दैट इज द पॉइंट वेयर वी हैव टू चेक इन डिटेल, राइट। कंपनी की फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी है, कंपनी के पास डेट कितना है, शॉर्ट टर्म डेट कितना है, लॉन्ग टर्म डेट कितना है, कंपनी कहाँ से वो लोन लेकर के आ रही, कहाँ पे वो जो लोन है या एप्लीकेशन ऑफ फंड वो कहाँ पे यूज कर रही है, राइट। ए टू जेड कंपनी का एक्चुअल में जो बिजनेस कर रहे हैं, तो क्या उनके पैसा, जो पैसा उनके अकाउंट में आ रहा है, या फिर क्रेडिट ग्राहक ने बोल दिया भाई मैंने पानी पूरी खा लिया, कल पैसे दे दूंगा, ऐसे ही करके आपके पास 50 कस्टमर या 100 कस्टमर है, राइट। या फिर 100 कस्टमर आपके पास आते हैं, 100 के 100 आपको पेमेंट कर देते हैं, एक्चुअल आपके बैंक अकाउंट में पैसा आ जाता है, राइट। तो ये सारा का सारा मैटर करता है। उसके बाद रेशियोज आते हैं, जो कि एक तरह से चेकअप होता है, एक तरह से इंडिकेटर होता है, रिलेटिव वैल्यूएशन जैसा होता है, कि अगर मुझे दो कंपनी को कंपेयर करना, फॉर एग्जांपल आपका एशियन पेंट को मुझे अगर कंपेयर करना है सिरका पेंट से, या फिर दूसरे बर्जर पेंट से, तो डेफिनेटली देयर मार्केट साइज आर डिफरेंट, बट दे ऑपरेट इन द सेम इंडस्ट्रीज। अगर मुझे वैल्यूएशन करना है तो मुझे रेशियोज देखना पड़ेगा, आरओई कितना है, या फिर आरओसी कितना है, डेट टू इक्विटी कितना है, बिकॉज दैट नंबर इंडस्ट्री में कितना चल रहा है एवरेज, वहां से हम को पता लगता है। तो हमको वो समझना पड़ेगा, डेट टू इक्विटी क्या होता है, डेट टू इबिटा क्या होता है, कैश फ्लो टू इबिटा क्या होता है, राइट, डू पॉइंट एनालिसिस क्या होता है, फाइनेंशियल लेवरेज क्या होता है, राइट, एवरीथिंग। अगर ये चीज हम समझ जाए, सिर्फ उसका मतलब समझना है हमको, वी आर नॉट हियर टू नो द फॉर्मूलाज, राइट। फॉर्मूलाज तो आप जाकर के गूगल पर सर्च मारोगे मिल जाएगा, हमारा काम है कि उस चीज को समझना है कि वो है क्या। अगर ये सारा का सारा चीज आप कर लेते हैं ना, यू आर गोइंग टू डू अ वंडरफुल जॉब एज अ इक्विटी रिसर्च, और एज जब आप फंड मैनेज करोगे तो यू नो द बिजनेस। एंड ये सारा का सारा आपका जो चीज है हमने यहाँ तक कवर कर लिया, जो कि मेरे ख्याल से इम्पोर्टेंट थे। ये वाई इक्विटी एनालिसिस मैंने आंसर दे दिया, एंड वाई इक्विटी इन्वेस्टमेंट इज करेंटली इंपॉर्टेंट, वो भी मैंने आपको आंसर दे दिया। व्हाट इज इक्विटी रिसर्च, वो भी मैंने आपको आंसर दे दिया। एंड बिजनेस को समझने के लिए अकाउंटिंग के टर्मिनोलॉजी को समझना इंपॉर्टेंट है, अकाउंटिंग करना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो सीए का काम है, हमारा काम नहीं है। वी आर
finance guy, not a accounting guy, right? So this was our first lecture on why equity analysis, what is equity research, and why it is important to invest in Indian equity market for next 10 years, and what are the some platform that we are going to use over the course of time.